हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 5वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण कक्षा में। आप सभी जानते हैं कि हमने इससे पिछला जो प्रकरण था उसमें आपका जो है शब्द संरचना नामक पाठ का आरंभ किया था। इसमें हमने ये जाना था कि शब्द किसे कहते हैं। हमने जाना था वर्णों के सार्थक मेल से जो शब्द जो बनता है वही शब्द कहलाता है, मतलब उसमें अर्थ होना ज़रूरी होता है। वर्णों के सार्थक मेल से जो बनता है वही शब्द कहलाता है, ये हमने जाना था। उसके बाद हमने ये जाना था कि हिंदी भाषा में हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं इनको कई आधारों पर बांटा जाता है ना। तो कौन कौन से आधार पढ़े थे? पहला पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा पढ़ा था बनावट के आधार पर, तीसरा पढ़ा था प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति, बनावट, प्रयोग। ठीक है। अब हमने उत्पत्ति का क्या अर्थ बोला था? उत्पन्न होना, वो कैसे पैदा हुआ है, वो कहाँ से आया है, ये जो शब्द है ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, उसके आधार पर हमने शब्दों के 4 भेद पढ़े थे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द तथा विदेशज शब्द। तत्सम मतलब वहाँ समान, जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों उठाए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कि चंद्र। उसके बाद है आपका जो है चंद्र है, फिर है जैसे ग्राम, और उसी तरह से तद्भव शब्द वो है जो संस्कृत से कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जो हमने अपनी सुविधा के लिए जो परिवर्तन किए हैं उसके बाद वे प्रयुक्त होते हैं, उन्हें जो है तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे चंद्र का चाँद, ग्राम का गांव, इस तरह से। उसके बाद है देशज शब्द। देशज मतलब देश में जन्मा। हमारे देश में जन्मे जो शब्द हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे कि खिचड़ी, पगड़ी इत्यादि। ये हमारे देश में जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं उनमें विभिन्न प्रांतों से इन शब्दों को उठाया गया है और मानक हिंदी भाषा में इनका मिलन करा दिया गया है। उसके बाद है विदेशज शब्द। वे शब्द जो किसी भी देश की भाषा से अतिरिक्त विदेश की भाषा से ली गई है वे विदेशज या विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे कि अंग्रेज़ी से, पुर्तगाली से, अरबी फारसी से, है ना। तो जैसे कि लालटेन, मशीन, साबुन, कैंची, तौलिया, कमरा इत्यादि। ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को जहन में वापस आ गया है हमने क्या पढ़ा था। तो आज हम जो है बनावट के आधार पर हमारा जो शब्द संरचना का सेकंड टाइप है जो कि है बनावट के आधार पर शब्द भेद, उसको हम पढ़ेंगे। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद किए जाते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद किए जाते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? ये ऐसे, अच्छा पहले एक बात डिस्कस कर देना ज़रूरी है कि बनावट के आधार पर मतलब क्या ये कौन सा आधार? उत्पन्न मतलब तो प्रोड्यूस होना, बनावट मतलब शब्द को कैसे गठित किया गया है, कैसे बना है, इसका मेक कैसे हुआ है। जैसे कि हम एक घर बनाते हैं तो ईंटे से, सीमेंट से, रेत से, इससे बनाते हैं, तो इन शब्दों का गठन कैसे हुआ है, वही है बनावट के आधार पर, है ना। तो बनावट के आधार पर जो पहला शब्द है, पहला भेद है, वो है रूढ़ शब्द। क्या है? रूढ़ शब्द। किसको रूढ़ शब्द कहते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हम उनको आगे तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। इनके अगर टुकड़े करके भी देखें भी तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पहले ही चैप्टर की शुरुआत में आपको बताया जा चुका है कि वर्णों के सार्थक में अर्थ होना चाहिए। इन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो इनके टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन उनमें कोई अर्थ नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा, तो वो शब्द बनने की कैटेगरी से
आउट हो जाएंगे, तो वो शब्द नहीं कहला सकते हैं। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि फर्दर उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता है, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, और यदि हम उनके टुकड़े करें तो कोई अर्थ नहीं बनेगा। जैसे कि एक इजी साधारण सा शब्द हम डेली यूज़ करते हैं, क्या? पेड़। पेड़ को अगर हम टुकड़े करें, पे अड़ा, क्या मीनिंग निकलता है? नो मीनिंग एट ऑल। तो पेड़ जो है रूढ़ शब्द है। इसी तरह से कवि, घोड़ा, गुलाब, इनको चाहे आप जितने भी तोड़ने की कोशिश करें, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा इनसे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो शब्द है वो है यौगिक शब्द। यौगिक, यौगिक जो है योग से बना है। योग मतलब क्या? योग मतलब जॉइनिंग, प्लस होना। हाँ, तो ये जो शब्द होते हैं ये दो शब्दों के योग से बना है। नाम से ही सजेस्टिव है, यौगिक तो योग से बना है ना। तो फिर ये ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों के योग से बना है, दो शब्दों के जुड़ने से बना है। ठीक है, इनको यौगिक शब्द कहते हैं। अतः दो शब्दों के जोड़ से बने शब्द जो सार्थक भी होते हैं उनको यौगिक कहते हैं। तोड़ने को तो हम रूढ़ शब्दों को भी तोड़ रहे थे, क्या उनके तोड़ने से कोई मीनिंग निकल रहे थे? नो। लेकिन ये जो यौगिक शब्द हैं इनको जब हम मतलब इनके जो दो मूल शब्द हैं उनमें अगर तोड़ें, या यूँ कहें कि दो रूढ़ शब्द जो हैं उनको यदि हम तोड़ें तो उनके मीनिंग्स निकलते हैं, और यहाँ पर इसीलिए इनको यौगिक शब्द कहा गया है। तो जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलते हैं तो वो जो शब्द बनाते हैं एक नया ही अर्थ देते हैं। उन दोनों रूढ़ शब्दों का अलग अलग अर्थ हो सकता है, लेकिन यहाँ इनका तीसरा ही एक अर्थ निकलता है, वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। और उनको जब पुनः हम उसके मूल शब्द में तोड़ देते हैं तो वो प्रत्येक रूढ़ शब्द का अपना है सेपरेट मीनिंग होता है। ठीक है, तो जैसे विद्यालय, ये कैसे बना है? विद्या जोड़ आलय, विद्या के साथ आलय। विद्या एक अलग शब्द है जो रूढ़ शब्द है, आलय एक अलग शब्द है जो रूढ़ शब्द है। विद्या के साथ जब आलय जुड़ता है तो वो विद्यालय एक बिल्डिंग जहाँ हम पढ़ने जाते हैं उसका मीनिंग देता है। देखिए, विद्या का मतलब क्या है? कोई भी स्किल जो हम सीखते हैं। और आलय क्या है? आलय है घर। आलय का अलग से अगर आप यूज़ करेंगे तो आप घर के तौर पर उसके यूज़ कर सकते हैं। तो विद्यालय क्या है? जो विद्या के लिए आलय है, जो सीखने का घर है, पढ़ने का घर है, वो विद्यालय है। तो हुआ ना ये तीसरा ही मीनिंग, है ना। इसके बाद एक और इसका है भाग जिसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। लेकिन यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द में एक बहुत ही सूक्ष्म सा डिफरेंस है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसीलिए आपको पहले रूढ़ और यौगिक इन दोनों शब्दों को पढ़ लेना है। उसके बाद मंडे को जब हम क्लास करेंगे तब हम लोग फ्रेश माइंड में ये पूरा आपको एकदम पढ़ के समझ में आ गया होगा। तब हम नए सुरेश से योग रूढ़ शब्द का और प्रयोग के आधार पर शब्दों की शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल आज के प्रकरण के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।